वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, हम फिर से मिल रहे हैं चौथी इकाई में, जिनका नाम था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनका पहला भाग हमने देखा है। और पहले भाग में शास्त्री जी के बारे में हम जो बात सीखे हैं, वहां से चौथी इकाई के दूसरे भाग में हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हमने शास्त्री जी के बारे में अंत में जो बात की थी, जो बात हमारी समझ में आई थी कि शास्त्री जी गांधी जी से प्रभावित होकर के सन 1921 में अपनी पढ़ाई तक अधूरी छोड़ दी थी। यहां तक की बात हमारी हुई थी। आप किताब खोलकर सामने बैठ सकते हैं, किताब में ये सारी जानकारी बताई है, उनमें से आप देखते जाइए। तो 1921 में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी देश सेवा के लिए। तो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों उसके नाम भी अंदर दिए हैं, डॉक्टर भगवान दास और बापू यानी कि गांधी जी का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। गांधी जी के जो विचार थे और डॉक्टर भगवान दास के जो विचार थे, उनके विचारों के हिसाब से शास्त्री जी भी अपना जीवन चलाते रहे। शास्त्री जी भी देश सेवा के काम में लगे रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। बाकी लोग जो थे, देश के लोग जो थे, उसको ऐसे विचारों के साथ वो प्रेरित करते रहे, प्रेरणा देते रहे कि आप इस प्रकार से कार्य कीजिए। शास्त्री जी के संबंध में लेखक को जो यहां बात लगती है, वो बात बताई है। बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है, उसमें एक उक्ति लिखी हुई है कि पृथ्वी के वारिस यानी कि रक्षक, पृथ्वी के रक्षणहार कौन होंगे, उसकी जो बात बताई है। तो जिनमें विनम्रता का गुण है, जो विनम्र लोग हैं, वे ही पृथ्वी के रक्षक होंगे। ये बात शास्त्री जी के लिए भी बिल्कुल उचित है, उपयुक्त है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, यानी कि विद्यार्थी अवस्था से ही शास्त्री जी देश सेवा के काम में लग जाते हैं। और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में शास्त्री जी देश सेवा के काम में लग जाते हैं। गांधी जी के आह्वान पर, आह्वान शब्द दिया है, आह्वान मतलब बुलावा, ललकारना। गांधी जी ने सबको ललकारा था, देश के लोगों को कहा था कि आइए हम सब मिलकर के देश सेवा का काम करते हैं। तो गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने सबको आह्वान दिया, गांधी जी ने सबको कहा कि आइए हम सब मिलकर अंग्रेजों को यहां से वापस इंग्लैंड भेजने की तैयारी करते हैं। और उसके लिए जो गांधी जी ने सबको आह्वान दिया, तो शास्त्री जी उनका मान करके वो उसमें आ जाते हैं। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शास्त्री जी ने अपनी अधूरी पढ़ाई जो छोड़ दी थी, देश सेवा के लिए उन्होंने जो पढ़ाई छोड़ी थी, तो वो काशी विद्यापीठ में उन्होंने बाद में ये शिक्षा पूरी भी की है। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। हमेशा उसके मन में जो विचार थे, वो सब देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए उनके विचार हमेशा लगे रहते थे। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। देश सेवा का काम करने के लिए शास्त्री जी एक संस्था में जुड़ते हैं जिनका नाम है लोक सेवा मंडल। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए ही शायद ये मंडल की स्थापना हुई है, तो उसमें वो शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत उसके सदस्य यानी कि सभ्य रहते हैं। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। इस मंडल में जुड़ने के बाद, इस संस्था में जुड़ने के बाद, यानी कि लोक सेवा मंडल के जरिए शास्त्री जी का मुख्य काम कौन सा रहा, तो ये बात यहां स्पष्ट की है। अछूतोद्धार, पहले के समय में छूत अछूत के जो भेदभाव थे, ऊंची नीची जाति के जो भेदभाव थे, उसको मिटाने का काम शास्त्री जी ने इस संस्था के जरिए किया है। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। एक नई बात, एक नई शुरुआत यहां से होती है कि शास्त्री जी ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, यहां आपको याद रखना पड़ेगा जो सालवारी शब्दी है, 1930 के अंदर जब नमक कानून तोड़ो सत्याग्रह, जिसको गुजराती में हम मीठा सत्याग्रह बोलते हैं, वो दांडी कूच जिसको बोला गया है, तो वो आंदोलन जब शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 में जब शास्त्री जी ने नमक आंदोलन में जब भाग लिया था, उस समय उसकी गिरफ्तारी हुई और शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई, यानी कि सबसे पहले शास्त्री जी 1930 के अंदर जेल में गए थे, वो अपने देश के लिए, हम सब के लिए। वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1942 में क्विट इंडिया नाम का एक आंदोलन चला था। अंग्रेजों को कहा गया था कि आप भारत छोड़ो आंदोलन नाम 1942 के अंदर हुआ, तो उसमें भी शास्त्री जी ने जो हिस्सा लिया था, भाग लिया था। तो 1930 से लेकर 1942 तक वे असंख्य बार जेल में गए और देश सेवा करते करते उसको जेल में जाना भी पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 1930 से लेकर 1942 तक कुल 12 साल। तो इन 12 साल में उन्हें 7 बार जेल में जाना पड़ा। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है, स्पष्ट हो सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, तीव्र इच्छा, ललक शब्द दिया है अंदर, तीव्र इच्छा थी कि वो देश सेवा करे, अपने देश के लिए कुछ करे। ये इच्छा उनके मन में जो थी वो यहां स्पष्ट होता है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी, दोबारा, यानी कि दूसरी बार। पहली बार 1930 में जेल में जाना पड़ा नमक सत्याग्रह के समय, दूसरी बार 1932 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए फिर से उसे जेल में जाना पड़ा। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, और जब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया जब कहा गया था, तब इस आंदोलन में भाग लेने के लिए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब शास्त्री जी को 3 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 में जब वो जेल में गए तब 3 साल तक रहे, तो सबसे लंबे समय तक जेल में उसको रहना पड़ा। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, एक तरफ गांधी जी ने जो रचनात्मक काम, देश के लोगों के उद्धार के लिए जो काम सब हो रहे थे उसमें लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। पदाधिकारी के रूप में, पद के अधिकारी, कोई पदाधिकारी जो होता है तो उसमें भी वो काम करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 में उस समय एक नए पक्ष की स्थापना हुई, एक नई कमेटी की स्थापना हुई जिनका नाम है संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। तो उसमें भी उसको सचिव बनाया जाता है। इस पद पर वे 1938 तक रहते हैं।
1938 तक वो इस पद स्थान पर वो रहते हैं। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। किसानों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की आबादी ज्यादा है और उसी की वजह से शायद अपना देश चलता है। तो किसानों के प्रति भी शास्त्री जी को लगाव ज्यादा था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की दशा कैसी है, स्थिति कैसी है, ये दशा, ये स्थिति जानने के लिए, या तो ये स्थिति कैसी है, ये सब हालात देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष यानी कि किसी भी संस्था का मुख्य प्रधान, मुख्य व्यक्ति, तो इस संस्था का मुख्य व्यक्ति शास्त्री जी को बनाया जाता है। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी जो सारी जानकारी उन्होंने हासिल की किसानों के बारे में, किसानों की दशा कैसी है, स्थिति कैसी है, ये सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। ये किसानों के लिए जो हो रहा था उसमें शब्द अंदर दिया है जमींदारी उन्मूलन, यानी कि उस समय जमींदारी की जो प्रथा थी उसको जड़ मूल से बिल्कुल खत्म करने के लिए शास्त्री जी ने उस पर जोर दिया है कि यह पद्धति बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इलाहाबाद नगर पालिका के अंदर वो किसी न किसी रूप में भी जुड़े रहते हैं। लेखक यहां समझते हैं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। अलग अलग पद पर रहने की वजह से, अलग अलग स्थानों पर रहने की वजह से शास्त्री जी लोगों के करीब आते हैं, लोगों के बीच आते हैं और इस प्रकार से लोगों की दशा कैसी है, देश के लोगों को समझने की बात जो शास्त्री जी में थी वो अच्छी तरह से वो समझ पाते हैं। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। शास्त्री जी के पास ग्रामीण जीवन का यानी कि ग्राम्य जीवन का अनुभव था। वो एक छोटे से परिवार से ही आते थे, वो हमने पहले देख लिया, समझ लिया। तो ग्रामीण जीवन का उनका अनुभव भी था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। इलाहाबाद नगर पालिका में जुड़ने के बाद लोक सेवा, लोगों की सेवा का अनुभव भी उसके साथ जुड़ जाता है। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या उपाय होने चाहिए, कैसे उपाय उनके लिए अच्छे रहते हैं, उपाय क्या करना चाहिए, ये सारी बात शास्त्री जी लोगों के बीच में रहने की वजह से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता, शास्त्री जी में जो बात थी वो बात बताई है कि कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और मेहनत करने की, वो मेहनत भी इतनी करते थे और मेहनत करने की अदम्य क्षमता यानी कि उत्कट शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति जो उसमें थी मेहनत करने की, उसके कारण 1967 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, यानी कि एक और संस्था के लिए उसे पसंद किया जाता है। निर्वाचित शब्द दिया है अंदर, यानी कि पसंद होते हैं। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। यहीं से उसका राजकीय जीवन एक प्रकार से शुरू होता है, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। यहां तक कि वो देश के प्रधानमंत्री बने तब तक उनकी ये यात्रा चलती रही। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी। भारतीय राजनीति, अपना भारतीय जो राजनीति है उसका ज्ञान शास्त्री जी को अच्छी तरह से था और इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री पहली जो थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के बारे में कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। शास्त्री जी ने ही शायद मार्गदर्शन दिया और इसी प्रकार से इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन भी शुरू होता है।
देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश, हमारा एक देश का राज्य उत्तर प्रदेश, और केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, अलग अलग पद पर उत्तर प्रदेश में और देश की सरकार में भी वो रहते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें गृह मंत्री बनाया जाता है। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर, कहने पर, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जो थे हमारे पहले, उनके कहने पर वे केंद्र में आ जाते हैं, केंद्र में काम करने के लिए केंद्र सरकार में आ जाते हैं। केंद्र में उन्होंने जो अलग अलग मंत्री के रूप में अलग अलग काम किया है उसकी बात जो देखो अंदर बताई है कि केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। अलग 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 असंख्य जगह पर उन्होंने इस प्रकार से काम किया है। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, अपनी प्रशासकीय यानी कि शासन से संबंधित जो निपुणता दिखाई, शब्द अंदर दक्षता दिया है, निपुणता, कि शासन कैसे किया जाता है, वो बात शास्त्री जी की समझ में थी और वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया और अच्छी तरह से ये बात उन्होंने निभाई है। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है, हमारे देश के लिए ये उदाहरण के रूप में ये बात स्पष्ट है। अपने मंत्रालयों के, अपने जिन जिन पदों पर शास्त्री जी थे, जो पद वो संभालते थे, उसमें उसके कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। बिल्कुल स्पष्ट बात, कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं, और स्पष्ट रूप से वो सारे काम संभालते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वैसे उनका पद, अलग अलग पदों पर वो रहते थे, मंत्री भी थे, लेकिन अपने पद के कारण वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वो शासक नहीं है, शासन करने वाले नहीं है, लेकिन वो सेवक है, लोगों के सेवक है। ऐसी मान्यता वो हमेशा अपने मन में रखते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उनके विचार ही ऐसे थे कि मैं एक शासक नहीं लेकिन मैं एक सेवक हूं, और इसी भावना की वजह से जिन मंत्रालय में वो काम करते थे वहां तो है ही, लेकिन पूरे देश में वो प्रचलित हो जाते हैं और लोकप्रिय बन जाते हैं। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि वो इतने लोकप्रिय बन जाते हैं कि इसकी वजह से पूरे देश में लोगों ने उनको स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। सिर्फ 19 महीने का समय काल था, लेकिन 19 महीने में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, देश सेवा की बहुत कुछ बात की, और इसीलिए शायद वो लोकप्रिय थे तो प्रधानमंत्री का पद उसे अच्छी तरह से निभाने में भी सरलता रही। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, मुझे क्या करना है ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रहती थी। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता या तो भटकाव नहीं था, यानी कि भटकाव शब्द अंदर दिया है कि जो अपना लक्ष्य है उसको छोड़कर कहीं और चले जाना, लक्ष्य को छोड़ देना, ये बात उसमें नहीं थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, हमारे देश के महत्वपूर्ण पद पर भी वो रहे, और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे, उसे बहुत सारे अधिकार भी मिले थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्म संयम से काम लिया, हमेशा उन्होंने आत्म संयम से देखा, काम भी इसी प्रकार से लिया
तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरहीज दी, यानी कि महत्व दिया। कार्य को महत्व दिया है उन्होंने, अधिकारों को महत्व नहीं दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, इसीलिए कि वो कार्य को ज्यादा महत्व देते थे, इसीलिए वो लोकप्रिय बन जाते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह यानी कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रमाण पत्र देने का एक कार्यक्रम होता है, उसमें दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। वहां पर दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने जो संबोधन किया, उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार के कोई विचार व्यक्त किए थे कि आप भविष्य की मंजिल चाहे जो भी कुछ हो, मतलब आप भविष्य में जो भी कुछ बनना चाहो, जो भी कुछ बनो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। हम कुछ भी बने, कहीं पर जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। संविधान द्वारा हमें अधिकार मिले हैं, दिया हुआ है, प्रदत्त शब्द दिया है, अंदर के दिया हुआ अधिकार है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। हमारा कर्तव्य भी है, हमें कर्तव्य भी निभाने चाहिए इस प्रकार से, जिसे समझना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए। गुजराती में आप समझ चुके होंगे, एक हक फर्ज, तो दोनों तरफ हमें देखना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, हमारा भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है जो निजी स्वतंत्रता देता है। हमें स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें कहां करना है, वो शास्त्री जी स्पष्ट बताते हैं। एक व्यवस्थित समाज के हित में हमसे एक व्यवस्थित समाज बने, पूरा समाज हमसे बनता है, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, तो एक व्यवस्थित समाज की रचना हो और उस पर स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधीन, तहत शब्द दिया है, अधीन, जो स्वेच्छा से हम ये सब कर सकते हैं, तो जो उसमें हमें निभाना है स्वेच्छा से, तो वो हमें करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यहां स्पष्ट बात बताई है शास्त्री जी ने कि हमारे जो अधिकार है, फिर हमारा कर्तव्य आता है, कर्तव्य है, और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने हमें बताई है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बात यहां स्पष्ट शास्त्री जी ने बताई है, जिसे आज याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने देश की वजह से हैं, देश हमारा है, और ये बात समझकर और सोचकर हमें चलना चाहिए और अपने देश को ज्यादा महत्व देना चाहिए। समाज व्यवस्थित होगा तो देश भी व्यवस्थित रहेगा। इस प्रकार से शास्त्री जी ने अपनी जो बात बताई है, वो बात पर हमने यहां से थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आने वाली 5वीं इकाई में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।